सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 से कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से पहले क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ा था, तो इसको भी पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप लोग के राजन सीरीज में, वो खत्म हो जाएंगे इस वीडियो में। और फिर मैं पवन सीरीज के भी करा दूंगी, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना के जाएं एग्जाम में। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम राजन सीरीज के जो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्त दाब मापा जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर, हम लोगों ने अपने अपने ब्लड प्रेशर की माप भी करवाई होगी और हमने किसी का माप होते हुए भी देखा होगा। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं डॉक्टर नर्सेस, उसे हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। इसको आप याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को जिससे हम मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का आपको बिल्कुल दिमाग में ये बात रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है और क्वेश्चन नंबर 33 इनके साथ हम देखेंगे। दोस्तों, सर्वदाता कौन है? सर्वदाता किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं और किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो कौन सा रक्त समूह है जिसको हम सर्वदाता कहते हैं? हम कहते हैं ओ को। और इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि कौन सर्वग्राही है, कौन सा ऐसा रक्त वर्ग है जो सबका ब्लड ले सकता है? तो ए बी या फिर ओ। तो राइट आंसर है ए बी, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का, संख्या का, जीव भार का या सभी का? दोस्तों, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, एनर्जी का पिरामिड होता है, वो हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग कि सदैव एक दिशा में होता है। कौन सा पिरामिड सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड। इन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया गया है चैप्टर्स में। ऑलरेडी मैंने सभी चैप्टर्स को, आपके टोटल 7 चैप्टर हैं 4th सेमेस्टर में, 7 चैप्टर को पढ़ा दिया है और 7 के 7 चैप्टर बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक को विस्तार से मैंने पढ़ाया है। तो आप लोग सभी चैप्टर्स के नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका भी आंसर आप सभी को आता होगा। विद्युत का अचालक है। अचालक मतलब कुचालक। कुचालक का मतलब कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो प्लास्टिक, चांदी, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, हम देखते हैं हमारे घरों में कुकर होता है या फ्राई पैन होता है, उसमें प्लास्टिक लगा होता है जहां पर हम पकड़ते हैं। तो आप देखते हो अगर हम बर्तन को हीट भी कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक गर्म नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, उष्मा का कुचालक है या अचालक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ, प्लास्टिक। और चांदी यहाँ पर दिया, चांदी बहुत ही अच्छा सुचालक होता है ऊर्जा का। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि विद्युत का कुचालक या अचालक क्या है? प्लास्टिक है, और चांदी उष्मा का और विद्युत धारा दोनों का ही सुचालक होता है। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, रुधिर का पीएच होता है। रुधिर का पीएच यानी कि रक्त का जो पीएच वैल्यू या ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस पे दिया हुआ 2.3, 7.4, 5 या 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 7.4। जो ब्लड का पीएच वैल्यू होती है, जो हमारे शरीर में रक्त होता है, खून होता है, उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर प्लेटलेट्स, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करने वाला ब्लड होता है वो होता है रुधिर
प्लेटलेट, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो सबसे पहले एड्स के विषाणु का क्या नाम है ये हम जानते हैं, फिर एड्स का फुल फॉर्म भी जानते हैं। ऑप्शंस में एचआईवी दिया है, जीका दिया है, आ व ब दोनों दिया है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एड्स का जो विषाणु होता है वो होता है एचआईवी, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया है और एड्स रोग के बारे में विस्तार से पूरा आपको पढ़ना है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, किन कारणों से होता है, इसका इलाज कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी जांचें होती हैं, सभी के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है। क्योंकि जो बायो है, बायो से 2 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं साइंस में, एक ब्लड और दूसरा ब्लड से होने वाले रोग। तो जो एड्स है ये ब्लड से ही होने वाला रोग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विषाणु जनित रोग है कॉलरा, एड्स, पीलिया या फिर दंत रोग। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ब एड्स। अभी मैंने आपको बताया है कि जो रक्त से होने वाला रोग है वो क्या है, एड्स है। इसके अलावा हेपेटाइटिस और एड्स, इन्हीं दोनों रोगों के बारे में ही आपको डिटेल से पढ़ना ही है आपके 4th सेमेस्टर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, रुधिर के कौन कौन से भाग हैं? तो रुधिर के भाग में प्लाज्मा आता है, रुधिराणु आते हैं यानी कि WBC, RBC। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है आ व ब दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लेटलेट्स, आ व ब दोनों या कोई नहीं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि जो ऑक्सीजन वाहक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से पोटेशियम का संकेत कौन सा है? Na, ये तो सोडियम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन सा में क्या है, के, और यही है पोटेशियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट या ये सभी। तो कॉपर के अयस्कों में क्यूप्राइट भी आता है, कॉपर ग्लांस भी आता है, कॉपर पायराइट भी आता है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों जो समताप मंडल होता है उसी में ओजोन परत पाई जाती है। आपको पता है कि क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है और समताप मंडल की निचली परत में ओजोन परत पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको यह पृथ्वी पर आने से रोकता है और इसीलिए ओजोन गैस को हम पृथ्वी की रक्षक परत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है, उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है और अगर ये पृथ्वी पर आ जाए तो इससे क्या क्या होता है, त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है, मोतियाबिंद, आंखों में बहुत नुकसान होता है, इसके अलावा उत्परिवर्तन भी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस की परत, आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया कि पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है, ओजोन परत, इसीलिए इसे पृथ्वी की रक्षक परत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, लेड या फिर सभी। दोस्तों इन सभी के जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है वोल्टमीटर, अमीटर, आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विद्युत धारा यानी कि जिसे हम आई से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को ही हम मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम अमीटर कहते हैं। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या है, I बराबर Q अपॉन T। दोस्तों I यानी कि विद्युत धारा और इसे हम मापते हैं एम्पियर में, और Q क्या है, आवेश, इसे हम कूलाम में मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा मापने का यंत्र पूछा है, तो यंत्र क्या होगा, अमीटर। और अगर पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या है, एम्पियर। इस बात का आपको ध्यान रखना है
एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही से आंसर करना है। अमीटर है, उससे हम क्या मापते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, अमीटर, अ व दोनों या कोई नहीं। तो विभवांतर को मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर और विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या सभी। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है वायु प्रदूषण। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है और आप लोग के एग्जाम में तो पूछा ही गया। तो भोपाल गैस त्रासदी का जो सबसे बड़ा कारण था, कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या कोई नहीं। तो ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका रंग उतर जा रहा है, वो है अम्ल वर्षा। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। और आपने देखा है कि अम्ल वर्षा में के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं, कौन कौन से अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रीन हाउस गैसें हैं मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन आ, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कोई नहीं। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव को ही हम कहते हैं वायु प्रदूषण। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, वार्म मतलब क्या होता है, गर्म होता है ना। तो देखिए पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना है, दोनों या कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, ग्लोबल मतलब, ग्लोब मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और वार्मिंग मतलब गर्म होना, यानी कि पृथ्वी के गर्म होने को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। या पृथ्वी का तापमान लगातार गर्म हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं हर तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 58 है, ओजोन परत को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है ओजोन परत को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, अ व ब दोनों या कोई नहीं। तो पृथ्वी की जीवन रक्षक परत है ये ओजोन परत। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ओजोन परत के क्षय होने का कारण क्या है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या सभी। तो ओजोन परत के क्षय होने का सबसे प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, यानी कि CFC, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है, AC से निकलती है। ये सभी बहुत ही जहरीली गैसें होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है पौधा, खरगोश, शेर या कोई नहीं। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर करते हैं। और उत्पादक कौन होते हैं, जहां पर भी आप उत्पादक देखोगे तो आपको तुरंत दिमाग में रखना है, सारे पेड़ पौधे सभी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। हरे घास, पेड़ पौधे जो भी आपको दिखते हैं आपके आसपास, ये सभी उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। और जो इनको खा करके जीवित रहते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, इसके अलावा गाय के बाद इसके बाद आप देखेंगे बकरी है, खरगोश है, ये सभी इन्हीं पर निर्भर करते हैं। तो ये इन्हीं को खाते हैं, तो इसलिए ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पौधा तो उत्पादक हो गया, तो खरगोश क्या खाता है, इन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों को, उनको खाता है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक या शाकाहारी। दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इसके अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया खरगोश आता है, बकरी आती है, इसके अलावा गाय है, ये सभी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ये सब क्या खाते हैं, हरे हरे घास फूस खाते हैं,
तो हरे घास फूस क्या होते हैं? पौधे होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये किसी जीव जंतु को मार के नहीं खाते हैं, बल्कि ये पौधों को खाते हैं। तो इसीलिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्पादक है शेर, हिरन, बिल्ली या हरे पौधे। अभी मैंने आपको बताया उत्पादक कौन होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे जो भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, द्वितीय उपभोक्ता इसमें से कौन सा है? मेंढक है, हिरन है, शेर है या फिर कोई नहीं। दोस्तों जो हिरन है ये भी क्या, देखिए हिरन, इसके अलावा आपको याद रखना है बकरी, इसके अलावा आपको याद रखना है खरगोश। अक्सर एग्जाम में ये तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं। चूहा भी या इसमें शामिल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप गाय को भी लिख सकते हैं, भैंस को भी। ये सब क्या है? ये सभी है प्राथमिक उपभोक्ता। इन्हीं को खा करके द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेंढक है, हिरन है, शेर है और इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कीड़े पाए जाते हैं हमारे आसपास, जो कि आप देखते हैं कि जो धान और गेहूं के पौधे होते हैं उसमें छोटे छोटे कीटे लग जाती हैं या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। ये भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये इन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों को खा करके जीवित रहते हैं। जैसे कि गेहूं हुआ और धान हुए। तो यहाँ पर आप देखिए कीड़े भी आ गए। तो इस तरीके से कीड़ों को कौन खाता है? मेंढक खाता है, और कीड़े पेड़ पौधों पर निर्भर हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कीड़े को किसने खाया? मेंढक ने खाया। और यहाँ पर कीड़े ने किसको खाया? हरी घास फूस को खाया। तो हरी घास क्या हो गई? उत्पादक हो गई, और कीड़े क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर। और मेंढक क्या हो गया? सेकेंड कंज्यूमर। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा इस तरीके से एक चेन बन गई कि हरी घास को खाएंगे कीड़े, और कीड़े को कौन खाएगा? मेंढक। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका, उत्तक, अंग या सभी। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों मैंने आप लोगों का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। अपने हाथों से मैंने हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों को पढ़ाया है। आपका ये पूरा साइंस सातों चैप्टर मैंने अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं। आपको सभी की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी के वीडियोस को देखिए, सभी विषयों के, और नोट्स अच्छे से बना लीजिए। अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको ऐप में कोई समस्या आ रही है, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आगे कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में हमसे बताइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, ओम, मीटर या फिर कोई नहीं। तो एम्पियर अभी मैंने आपको बताया विद्युत धारा का मात्रक है, आई का मात्रक है। मीटर ये दूरी का मात्रक है, और ओम यही है प्रतिरोध। और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऊर्जा का मात्रक है एम्पियर, न्यूटन, जूल या सभी। तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। एम्पियर अभी आपने देखा विद्युत धारा का मात्रक है, और न्यूटन बल या एफ का मात्रक है। बल को हम इंग्लिश में एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 67 है, कार्य का सही सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर F इंटू डी। बस ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही है स्कूल में, आपको पता ही है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, ऊर्जा, संवेग या आवेग। तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी एनर्जी है, उसके अंदर कितनी क्षमता है काम करने की, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, एकांक आवेश बटा समय किसका सूत्र है? एकांक आवेश बटा समय। तो आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी, यही तो होता है। तो ये किसका सूत्र है? आई बराबर Q अपॉन टी, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो ये है विद्युत धारा का सूत्र। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 70 है, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, हम सभी को पता है, वो है सूर्य। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दो क्वेश्चन आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना है और इनको आपको याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई व के या कोई नहीं? दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन से घुलनशील हैं, तो बीसी, बीसी क्या है? जल में घुलनशील है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो बीसी क्या है, ये जल में घुलनशील। जल में घुलनशील क्या होता है आपको पता है? चीनी घुल जाता है पानी में डालने पर, इसके अलावा नमक घुल जाता है। तो आप इसको नमक और चीनी की तरह समझिए, विटामिन बी और सी को। और जो वसा में घुलनशील हैं, यानी कि ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं, वो है, इस तरीके से आप याद रखिए, कीड़ा। अगर हम इसको जल में डालेंगे तो क्या ये जल में घुलेगा? कीट पतंगी कुछ भी आप जल में डालोगे तो ये घुलेंगे? ये नहीं घुलेंगे। जबकि नमक है, चीनी है, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो ये के ई, विटामिन के ई डी ए, ये कीड़ा, इस नाम से आप याद रखोगे कि कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील हैं। तो ये हो जाएंगे के ई डी ए, और जल में घुलनशील बी और सी। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में हमेशा इनकी कमी होती रहती है, विटामिन बी और सी की, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो के ई डी ए होते हैं, ये हमारा शरीर इनको स्टोर करके अपने पास, मतलब अपने अपने पास रख सकता है। लेकिन जो विटामिन बी और सी होते हैं, ये बहुत दिनों तक हमारे शरीर में नहीं स्टोर रह पाते हैं। इसीलिए हमें विटामिन बी और सी रेगुलर अपने डाइट में लेना होता है। लेकिन विटामिन के ई डी ए, ये हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं अपने शरीर में। तो इसीलिए आपको ये बातें याद रखनी कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन से हैं जो वसा में घुलनशील है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है, स्कर्वी रोग की पहचान है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छीड़ता या कोई नहीं? स्कर्वी रोग के बारे में आप सभी को पता है कि इससे मसूड़ों से क्या होता है? रक्तस्राव होता है, और यह विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी राजन सीरीज के सारे क्वेश्चन थे, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। पवन सीरीज के भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, अतिलघु उत्तरी क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी, ताकि आप लोग का ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाए, दोनों के दोनों। और साइंस विषय जिन भी प्रशिक्षुओं ने नोट्स बना लिए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए हमारे जितनी भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस को देखें। और जहां कहीं कोई भी छोटे से छोटा डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर छोड़ के जाइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग इसको अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर करेंगे। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हिंदी और एसएसटी प्रियंका मैम ने टारगेट टीचर जॉब चैनल पर पढ़ाया है। टारगेट टीचर जॉब चैनल पर जाकर के आप हिंदी और एसएसटी की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और आपको, अगर आपने ऐप को डाउनलोड किया है, तो ऐप में आपको सभी विषयों के नोट्स एक साथ ही मिल जाएंगे, 8 के 8 पेपर्स के। तो आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, और ऐप में जो भी चीजें आपसे कही जाएंगी आपको उसको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आप सभी विषयों के टेस्ट भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।